और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत के संविधान के भाग 5 के विषय में पढ़ रहे थे और भाग 5 में चूंकि 3 महत्वपूर्ण संस्था के विषय में पढ़ना होता है। भाग 5 में संघ की चर्चा किया गया है और जब हम संघीय सरकार को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को। संघ की कार्यपालिका को हमने पढ़ चुके हैं और अब संघ की विधायिका के विषय में हम पढ़ रहे हैं। और संघ की विधायिका का काम होता है, जो संघीय विषय होता है उस विषय पर कानून बनाने का काम होता है संघ के विधायिका का। इसमें हमने देखा कि ये कानून बनाने के काम भारत के संसद के द्वारा होता है और संसद 2 सदनों से बना हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद के महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही हमारे विधायिका के भी सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? भारत के राष्ट्रपति है। संघ की विधायिका को जब हम पढ़े तो संसद के विषय में समझने में हमने संसद के 2 सदन, एक तो राज्यसभा और लोकसभा के विषय में जानना है। सबसे पहले राज्यसभा के विषय में पिछला जो वीडियो है उसमें हमने चर्चा किया था और राज्यसभा के विषय में भारत के संविधान के आर्टिकल 80 में चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है उसमें राज्यसभा की चर्चा किया गया है। आज हम समझेंगे लोकसभा के विषय में। हम देखेंगे कि लोकसभा के विषय में भारत के संविधान की कौन से आर्टिकल में चर्चा किया गया है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है और अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए। साथ ही हम ये समझेंगे कि लोकसभा के पास किस तरह की शक्ति होता है और हम राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में समझेंगे कि किसके पास ज्यादा शक्ति होता है, किसके पास कम शक्ति होता है। इन सब चीजों को अब हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो हमारे संसद के 2 महत्वपूर्ण संस्था है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल यानी जनता का सदन, जनता का सदन। हमने जब राज्यसभा के विषय में पढ़ा तो हमने ये चीज को जाना कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो सीधे जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। उसमें विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं और राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य थे जिसका मनोनयन किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत के उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। आज हम समझते हैं लोकसभा के विषय में। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है ये सीधे जनता के द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन की प्रक्रिया में सीधे जनता भाग लेता है, इसलिए इसे जनता का सदन कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा की जो चर्चा किया गया है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में किया गया है। हमने कल इस शब्द में समझा था भारत के संसद को सरला शब्द में। संसद के विषय में जो आर्टिकल कहता है वो आर्टिकल 79, राज्यसभा के विषय में आर्टिकल 80 और लोकसभा के विषय में आर्टिकल 81 में चर्चा किया गया है। तो जो हमारे देश की संविधान की महत्वपूर्ण संस्था है, खास करके विधायिका की महत्वपूर्ण संस्था है कौन? लोकसभा। लोकसभा के विषय में भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में चर्चा किया गया है। इसी आर्टिकल में इस बात की भी चर्चा किया गया है कि लोकसभा का कंपोजिशन क्या होगा, संगठन क्या होगा, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी। इन सब चीजों की चर्चा किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 81 में किया गया है, अनुच्छेद 81 में किया गया है। देखिए, जो आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 81 में लोकसभा के संगठन, लोकसभा के संगठन
मतलब लोकसभा के कंपोजिशन के विषय में कहा गया है। किसमें? आर्टिकल 81 में। इसमें कहा गया है कि लोकसभा के जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है, लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितना हो सकता है? लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितना हो सकता है? तो 552 सदस्य लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। पर वर्तमान में कितना सदस्य है इसमें? वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या है 545, यानी कि वर्तमान में 545 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं, पर अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकते हैं। ये जो 545 और 552 यानी कि 7 सदस्य हैं, ये 7 सदस्य भारत के वो हिस्से जो अभी भारत के अंग नहीं है, भारत के हिस्से नहीं है, जैसे कि पीओके का हिस्सा है, उसके लिए रखा गया है। जब ये क्षेत्र भारत के हिस्सा बन जाएंगे तो शायद ये हिस्से में भी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर के हमारे संसद में आएंगे। ये जो 545 सदस्य है, इसमें से 543 सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं। और ये जो 2 सदस्य है, ये 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित था, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित था। पर इस चीज को 104वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया, यानी कि अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है। पहले राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत किया जाता था, क्योंकि इस समुदाय के प्रतिनिधित्व कम है, तो चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा इसका लोकसभा में आने की संभावना कम होता था। इसलिए 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत किया जाता था हमारे लोकसभा में, पर अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अब समझते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है। इसकी भी चर्चा किसमें किया गया है? तो भारत के संविधान के आर्टिकल 81 में, अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। तो देखिए, जो लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है, ये प्रत्यक्ष तरीके से होता है, प्रत्यक्ष तरीके से होता है। प्रत्यक्ष तरीके का मतलब कि इसमें सीधे जनता भाग लेता है चुनाव के प्रक्रिया में। जब सीधे जनता भाग लेता है तो इसको प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति कहा जाता है। पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की जब हम बात करते हैं तो इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका मतलब कि लोकसभा के सदस्य का चुनाव में जनता भाग लेता है, और राज्यसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें सीधे जनता भाग नहीं लेते हैं, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं और प्रत्यक्ष तरीके से होता है। साथ में इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम से चुनाव होता है। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, पोस्ट सिस्टम से चुनाव होता है। जब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना था कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है। पर जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है और ये फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम से होता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और जो लोकसभा के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जितने उम्मीदवार चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेता है, इन उम्मीदवार में जिनको सबसे अधिक मत प्राप्त होता है वो उम्मीदवार विजय
माना जाता है, उस उम्मीदवार की जीत मानी जाती है। भले ही उस उम्मीदवार को कुल डाले गए मत के आधे से भी कम मत प्राप्त हो, 25% ही मत क्यों नहीं प्राप्त हो, पर बाकी के उम्मीदवार से अगर उनको ज्यादा मत प्राप्त हुआ है तो उनको विजेता घोषित किया जाता है, उसको उस प्रत्याशी की जीत हो जाती है। इस तरीके से भारत में लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है। अगर हम राज्य में देखें तो विधानसभा के सदस्य का चुनाव भी इसी प्रक्रिया से होता है, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम से ही होता है। साथ ही जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो या फिर नगर निगम नगर पालिका का चुनाव हो, वो भी फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम से ही होता है। अब बात आते हैं कि जो लोकसभा के चुनाव जो होता है लोकसभा के सदस्य का, वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो इसमें चुनाव में भाग कौन लेते हैं, तो कोई भी ऐसे भारतीय नागरिक जो वयस्क है, मूल संविधान में ऐसे भारतीय नागरिक जो वयस्क है, जिसका उम्र 21 वर्ष पूरा हो चुका था, उसको लोकसभा के सदस्य के चुनाव के प्रक्रिया में मतदान करने का अधिकार था, मतदान करने की अनुमति दी गई थी। पर भारतीय संविधान का जो 61वां संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा ये जो 21 वर्ष के आयु है, इसको कम करके कितना वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है, वो लोकसभा के चुनाव में भाग ले सकते हैं। लोकसभा के जब चुनाव होगा तो उसमें मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यानी कि मूल संविधान में जो मत देने की आयु सीमा था वो 21 वर्ष था। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर 21 वर्ष की आयु सीमा को पूरा कर चुका है तभी वो मतदान कर सकते हैं। पर संविधान का जो 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 में, इसके द्वारा इस आयु सीमा को घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। देखिए, अब आर्टिकल 21 में ही ये भी कहा गया है कि राज्यों में सीट की संख्या कितना हो, आर्टिकल 81 में सीट की संख्या कितना होगा। अलग अलग राज्यों में लोकसभा के सीट की संख्या अलग अलग होता है। यानी कि अलग अलग राज्यों से लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो चुन के आते हैं वो अलग होता है। तो अगर हम ये देखें कि सीट की संख्या, तो आर्टिकल 81 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में सीट की संख्या का निर्धारण उसके वहाँ के जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, और ये चीज सभी राज्यों में एक जैसा अपनाया जाएगा। यानी कि प्रत्येक राज्य में जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। साथ में ये चीज भी देखा जाएगा कि भारत के सभी राज्यों में ये निर्धारण की प्रक्रिया एक जैसा हो। तो जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक लोकसभा की सीट का निर्धारण किया गया था। पर वर्तमान में स्थिति ऐसा है कि ये लगभग 20 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा की सीटों की संख्या रखा गया है। तो देखिए, चूंकि भारत के सभी राज्यों में जनसंख्या समान नहीं है, तो अलग अलग राज्यों में लोकसभा के सीटों की संख्या भी क्या है, अलग अलग है। जैसे कि यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इस वजह से अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। और भारत में बाकी राज्यों में, जैसे बिहार में लोकसभा की सीटों की बात करें तो बिहार में 40 है, वेस्ट बंगाल में 42 है। यानी कि जिन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है उस राज्यों में लोकसभा की सीटों की संख्या ज्यादा है। इसी तरीके से राज्यसभा की सीटों का भी निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया है। पर अगर हम आर्टिकल 82 को देखें, अनुच्छेद 82 को देखें, आर्टिकल 82 को समझे, तो इसमें लोकसभा की सीट के निर्धारण करने की शक्ति दिया गया था परिसीमन आयोग। आर्टिकल 82, लोकसभा की सीट का निर्धारण कौन करेगा, तो परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग को दिया गया, डिलिमिटेशन कमीशन को दिया गया कि
वो लोकसभा के सीट का निर्धारण करे, क्योंकि जनसंख्या राज्य की बढ़ सकती है, घट सकती है, उस आधार पर लोकसभा की सीटों का निर्धारण करे। तो इन्होंने कहा कि जो परिसीमन आयोग है, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा के सीट का निर्धारण करेंगे। निर्धारण करेंगे यानी कि आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82 जो है, जिसमें कि परिसीमन आयोग के विषय में कहा गया है, डिलिमिटेशन कमीशन के विषय में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन का क्या काम होगा कि प्रत्येक जो 10 की जनगणना होता है, 10 वर्ष के बाद जो जनगणना होता है, उस जनगणना के बाद वो क्या करेगा कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सीटों का निर्धारण करेंगे। पर इसमें क्या समस्या आया, तो ये जो प्रक्रिया है हर 10 वर्ष पर लोकसभा के सीट के निर्धारण करने का, ये 1971 तक चला। 1971 के बाद समस्या क्या हुआ कि जो भारत के दक्षिण भारत के राज्य है, उन्होंने जो जनसंख्या नीति है उनको कठोरता से लागू किया, विकास के बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, कार्यक्रम चलाए। इस वजह से जो दक्षिण भारत के राज्य है वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि बहुत कम हुआ, पर जो उत्तर भारत के राज्य है, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब जो राज्य है, इन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हुआ। क्योंकि लोकसभा सीट का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर हो रहा है, तो इस स्थिति में उन राज्यों को ज्यादा फायदा हो जाता जहां पे जनसंख्या ज्यादा वृद्धि हुआ है, पर उन राज्यों को नुकसान होता जिन्होंने विकास के कार्यक्रम सही तरीके से लागू किया, जनसंख्या को रोकने का प्रयास किया। जैसे दक्षिण भारत के राज्य, उनको इस प्रक्रिया द्वारा कम सीट मिलता, जिसके कारण से जो दक्षिण भारत के राज्य है उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि सारे विकास के कार्यक्रम उन्होंने लागू किया, उन्होंने अच्छा काम किया, इसके बावजूद भी उसके लोकसभा की सीटों की संख्या कम किया जा रहा है। इस विरोध के चलते क्या हो गया कि 1971 में इस विरोध प्रदर्शन के चलते क्या किया गया कि आर्टिकल 81 एवं 82 में इस बात को जोड़ दिया गया। आर्टिकल 81 एवं 82 में इस बात को जोड़ दिया गया कि अब जो परिसीमन आयोग जो लोकसभा सीट का निर्धारण करते हैं, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही रहने देंगे। कब तक? 2000 ईस्वी तक। यानी कि 2000 के बाद जब जनगणना होगा तब जाकर के क्या किया जाएगा कि फिर से लोकसभा सीट का निर्धारण करेंगे कौन? परिसीमन आयोग। ये चीज आर्टिकल 81 और 82 में जोड़ दिया गया। फिर क्या हो गया कि फिर 2002 में जो हमारे संविधान का 84वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसके द्वारा इस चीज को बढ़ा करके क्या कर दिया गया? 2026 कर दिया गया। यानी कि 2026 तक लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सीटों का स्थिति है वो 1971 के जनसंख्या के आधार पर होगा। यानी कि 1971 में जो लोकसभा और राज्यसभा के सीट का निर्धारण किया गया था, वही सीट की संख्या कब तक बने रहेगा? तो 2026 तक। सबसे पहले इसको 1971 से 2000 ईस्वी तक बढ़ाया गया। फिर जो हमारे संविधान का 84वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा इस सीट को बढ़ा करके 2000 से 2026 तक कर दिया गया। अब समझते हैं आर्टिकल 83 को। तो आर्टिकल 81 क्या कहता है? लोकसभा के विषय में कहता है, जिसमें कि हमने लोकसभा के संगठन को समझा और ये समझा कि लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है। आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन कमीशन के विषय में है, और डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग का काम ये होता था कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा के सीटों का निर्धारण करना। पर 1971 के बाद दिक्कत ये शुरू हो गया कि दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नीति को सही तरीके से लागू किया, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या वृद्धि कम हुआ। इसके कारण उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन के काम को विरोध करना शुरू किया। तो फिर
जो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों का निर्धारण होता है, उनको 1971 के जनसंख्या के आधार पर ही रहने दिया और ये कहा गया कि ये चीज 2000 ईस्वी तक चलेगा। फिर बाद में इसको 84वां संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ा करके 2026 तक के लिए वही चीज को निर्धारित रहने दिया। अब हम समझते हैं आर्टिकल 83 को, अनुच्छेद 83 को, कि आर्टिकल 83 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 83, देखिए जो अनुच्छेद 83 है भारतीय संविधान का, इसमें संसद सदन के सदस्य का कार्यकाल के विषय में कहा गया है, सदन की अवधि के विषय में कहा गया है। सदन की अवधि, सदन की अवधि यानी कि एक बार अगर सदन के सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं तो कितने समय तक वो अपने सदस्य वो बने रहेंगे, लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। अगर हम आर्टिकल 83 को समझे तो हमारे लोकसभा जो सदन है, लोकसभा सदन की जो अवधि है, ये अवधि कितना वर्ष का है, ये है 5 साल का। यानी कि कोई व्यक्ति एक बार लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो वो 5 वर्ष तक सदस्य बने रहेंगे। दूसरा, अगर हम राज्यसभा के संबंध में देखें तो राज्यसभा के सदन की अवधि कितना वर्ष का है, 6 वर्ष का है। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि राज्यसभा संसद की ऐसे सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होता है, यानी कि इसके सभी सदस्य कभी भी एक साथ अवकाश प्राप्त नहीं करते हैं, एक साथ सभी सदस्य की कार्यकाल पूरा नहीं होता है। राज्यसभा के प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते हैं और उतने ही सदस्य का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है और फिर सदन चलती रहती है। इस तरह से राज्यसभा ऐसे सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होता है, हमेशा उनके सदन में सदस्यों की संख्या बराबर रहती है और वो चलती ही रहती है। आर्टिकल 84 जो है, इसमें लोकसभा के सदस्यों के योग्यता के विषय में कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य की योग्यता क्या होना चाहिए। हालांकि इसमें संसद के सदन के सदस्य के विषय में कहा गया है। आर्टिकल 84, सदन के सदस्य की योग्यता, इसमें सदन के सदस्य की योग्यता के विषय में कहा गया है। किसमें? आर्टिकल 84 में, अनुच्छेद 84 में। तो अगर हम आर्टिकल 84 को समझे तो इसमें सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर भारत के संसद के सदन सदस्य बनना चाहता है तो जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। ये तो पहले कंडीशन है। दूसरा कि अगर वो लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो इसके लिए आयु सीमा कितना वर्ष का है? 25 वर्ष का है। कम से कम न्यूनतम आयु अगर किसी व्यक्ति का 25 वर्ष है तभी वो व्यक्ति हमारे संसद के जो लोकसभा है उनके सदस्य बनने के योग्य हैं। दूसरा, अगर हम राज्यसभा के सदस्य के आयु सीमा के बारे में बात करें तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनके लिए आयु सीमा कितना निर्धारित किया गया है? तो 30 वर्ष। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है तभी वो व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हो सकते हैं। जो एक और कंडीशन है कि वो पागल एवं दिवालिया नहीं हो। पागल एवं दिवालिया, देखिए दिवालिया का मतलब ये हो गया कि उन्होंने बैंक से इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है कि वो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हो, तो ऐसे स्थिति को कहा जाता है दिवालिया। तो अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य बनना चाहता है तो वो पागल नहीं होना चाहिए। पागल व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य क्यों बनाया जाएगा? जो मानसिक रूप से सही नहीं है वो देश के लिए कैसे काम करेगा? हालांकि राजनेता के लिए ये लागू होना जरूरी भी है। दूसरा कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब हमने समझ लिया कि दिवालिया का मतलब होता है कि उन्होंने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है कि वो चुकाने की स्थिति में है ही नहीं, तो इस स्थिति को कहा जाता है दिवालिया। जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है तभी वो व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य बन सकता है। अगर वो 30 वर्ष का है तो वो राज्यसभा के सदस्य बन सकता है। 30 वर्ष से कम है तो वो राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकता।
लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब जो राजनीतिक पद होता है उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। यानी कि अगर सरकार के अंदर जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, इस तरह की चीजों को लाभ का पद माना जाता है, बल्कि जो राजनीतिक पद होता है उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो वो व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें एक चीज और कह दिया है कि अगर संसद इन सारे योग्यता के अतिरिक्त, इन सारे निर्देश के अतिरिक्त कोई और नियम बनाता है तो ये जरूरी है कि वो नियम उस पर लागू होना ही चाहिए। जाहिर सी बात है कि देखिए, जो चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य हो, उनकी योग्यता में शिक्षा के विषय में कहीं भी बात नहीं किया है कि उस व्यक्ति को इस तरह की डिग्री होना ही चाहिए या मिनिमम इतना पढ़ाई वो अगर व्यक्ति किया है तब जाकर के ही वो चाहे लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो बन सकते हैं। ऐसे चीज के विषय में कहीं चर्चा नहीं है। न तो लोकसभा के सदस्य के विषय में चर्चा है, न राज्यसभा के सदस्य के विषय में, न ही भारत के राष्ट्रपति के विषय में या उपराष्ट्रपति के विषय में इस तरह की चीजों का चर्चा किया गया है। अब हम समझते हैं लोकसभा की शक्ति क्या होता है और लोकसभा के कार्य क्या होता है। अब क्या समझते हैं, हमने लोकसभा के विषय में क्या सब पढ़ा कि लोकसभा का कंपोजिशन क्या है, फिर उनके सदस्य की योग्यता के विषय में समझाया, फिर हमने ये समझा कि लोकसभा की जो सीट की संख्या है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है और ये निर्भर करता है जनसंख्या पर। अब हम समझते हैं कि जो ये लोकसभा नाम की संस्था है, जो हमारे संसद के सदन है, जिसको जनता का भी सदन कहा जाता है, इनके पास क्या कार्य करना होता है और इसके पास किस तरह की शक्ति होती है। अब हम समझते हैं इस चीज को। लोकसभा के कार्य तथा शक्तियां। लोकसभा के कार्य तथा शक्तियां कि लोकसभा के पास, लोकसभा का क्या कार्य होता है, उनके पास किस तरह की शक्तियां होता है, हम इस चीज को समझेंगे। तो देखिए, जो लोकसभा की कार्य एवं शक्तियां को समझना हो तो उनके पास कई तरह की शक्तियां होता है। सबसे पहले विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब विधि बनाने की शक्ति, विधायी शक्ति। लेजिस्लेचर पावर, तो लेजिस्लेचर पावर का मतलब हो गया कानून बनाने से संबंधित शक्ति, कानून बनाने से संबंधित शक्ति। कानून बनाने से संबंधित शक्ति को कहते हैं लेजिस्लेचर पावर। और हम देखते हैं कि कानून बनाने से संबंधित शक्ति क्या होता है। तो जो लोकसभा है, लोकसभा के पास कानून बनाने से शक्ति की जब बात होती है तो इसके पास राज्यसभा के बराबर या उससे अधिक शक्ति है, राज्यसभा के समान या उससे अधिक। जब विधि बनाने की बात आती है, कानून बनाने की बात आती है, तो जो लोकसभा है इसके पास राज्यसभा के बराबर शक्ति तो है ही, साथ ही कुछ मामले में जो लोकसभा की शक्ति है कानून के विषय में, वो राज्यसभा से अधिक हो जाता है। तो हमको समझना है कि वो कौन कौन सा ऐसा स्थिति है जब लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से अधिक हो जाता है। सबसे पहले जो या राज्यसभा से अधिक, अगर हम अधिक की बात करें कि अधिक कब बनता है, तो एक तो जो धन विधेयक है उस संदर्भ में, धन विधेयक पर। धन विधेयक कहने का मतलब कि हम आगे समझेंगे कि हम किस विधेयक को धन विधेयक मानेंगे और किसको समान विधेयक मानेंगे। तो जो धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक